हमारे देश के पहले आईसीएस अफसर कौन थे, उनके बारे में आप थोड़ा जानें। आईसीएस बनने के लिए संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम एज लिमिट हुआ करती थी आईसीएस बनने का, वो 23 इयर्स की थी। हालाँकि वो चाहते थे कि आईसीएस बने, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जुटा नहीं पा रहे थे। एक तरह से होम सिकनेस भी उन्हें कमज़ोर कर रही थी। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के पहले आईसीएस अफसर कौन थे, उनके बारे में आप थोड़ा जानें और अपेक्षाकृत थोड़े विस्तार से जानें। नो डाउट कि आप उनके नाम से परिचित होंगे, लेकिन आज मैं उनके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें सुनकर शायद आप प्रेरित हों और थोड़ा-थोड़ा यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि उस समय कैसे आईसीएस बना जाता था। आप जानते हैं कि जो हमारे देश के पहले आईसीएस अफसर थे, हमारे देश के कहने का मतलब जो पहले भारतीय थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, एस.एन. टैगोर। जब आप टैगोर सरनेम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन-सा नाम कौंधता है? किस नाम की स्मृति आती है? मैं समझता हूँ कि डेफ़िनेटली आप कहेंगे रवींद्रनाथ टैगोर। और देखिए यह कितना सुखद संयोग था कि ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, वे रवींद्रनाथ टैगोर के सगे बड़े भाई थे और उनसे 19 साल बड़े थे। दोस्तों, ये जो परिवार था रवींद्रनाथ टैगोर जी का, वो अपने आप में अभिजात्य परिवार था। जमींदार परिवार था, बहुत ही पढ़ा लिखा, सभ्य, सुसंस्कृत परिवार था। मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस दौर में सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस बने, वह दौर ऐसा ही था कि जब बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे संस्थानों से जो युवा आते थे, उनको तरजीह दी जाती थी। और यहाँ तक कि इंग्लैंड में तो माना ही जाता था कि वही आईसीएस बन सकेगा जिसने कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की हो। और फिर सेंटर लंदन हुआ करता था। वहाँ जाने के लिए आपको खर्च चाहिए, वहाँ रह कर के पढ़ाई करने के लिए आपको धन चाहिए। तो ये सामान्य लोगों की बात नहीं थी, केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ये संभव था और सत्येंद्र नाथ टैगोर उस उच्च वर्ग को बिलोंग करते थे। 1842 में आपका जन्म हुआ। पढ़ने में शुरू से ये बहुत इंटेलिजेंट रहे। संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई इन्होंने अपने घर पर ही की थी और उस समय ऐसा होता भी था। रवींद्रनाथ टैगोर की भी जो ज़्यादातर पढ़ाई थी, उनके घर पर ही हुई थी। उस समय आईसीएस बनने के लिए संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। अंग्रेजी का तो होना ही था क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, और साथ ही साथ संस्कृत की भी जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत में आने पर जो उन्हें स्टडी करनी होती थी, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी, लंदन में भी जाकर के उन्हें जो ट्रेनिंग लेनी होती थी, उसमें संस्कृत को तरजीह दी जाती थी। जैसा कि मैंने कहा कि वो शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। और फ्रेंड्स, सन 1857 में जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सत्येंद्र टैगोर फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जो उस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण कॉलेजेस में एक था। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसी समय 1861 में एक एक्ट आया और उसके तहत आईसीएस के ओपन एग्जाम शुरू हो गए। तो आप यूं कह लीजिए कि आईसीएस बनने के दरवाजे भारतीयों के लिए भी खुल गए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार इस बात की मांग की जा रही थी। दोस्तों, एक्ट आ गया। एक्ट आने के बाद भारत के बहुत से युवा यह सपना देखने लगे कि वो आईसीएस बन जाएं, क्योंकि उस समय आईसीएस बनना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात। और देखिए, आईसीएस बनने के लिए जो जरूरी बातें थी, वो केवल कुछ वर्ग तक ही सीमित थी। आपको लंदन जाना है, वहाँ जाकर के तैयारी करनी है, रहना है, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, कॉलेजेस की फीस, ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। और ये संयोग था, या कह लीजिए सौभाग्य था, कि सत्येंद्र नाथ टैगोर का जो परिवार था, वो अपने आप में बहुत संपन्न परिवार था, शिक्षित परिवार था, सुसंस्कृत परिवार था। तो सारी ये संभावनाएं उनके साथ थी। तो हालांकि वो चाहते थे कि आईसीएस बने, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जुटा नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, जबकि वो बाकायदे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे।
और फिर एक बात और भी होती है जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आदमी को थोड़ा बहुत तो कमज़ोर करती ही है। जब वो 17 इयर्स के थे केवल, तब उनका विवाह हो गया था और उस समय विवाह बहुत कम उम्र में हो भी जाया करते थे। तो उन्हें ये भी लग रहा होगा कि अपना देश छोड़कर जाना होगा, लंबे समय तक इंग्लैंड में रहना होगा, तो वो भी कहीं न कहीं एक तरह से होम सिकनेस भी उन्हें कमज़ोर कर रही थी। लेकिन संयोग से उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मनमोहन घोष। वो भी आईसीएस बनने का सपना देखते थे। उन्होंने सत्येंद्र नाथ टैगोर को बहुत प्रेरित किया, बहुत बूस्ट किया। इतना बूस्ट किया कि अंततः टैगोर जी ने फैसला कर लिया कि ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। और ये चले गए। फ्रेंड्स 1862 में ये लंदन पहुंचे और 1863 में आज की भाषा में अगर हम कहें तो उन्होंने आईसीएस क्रैक कर लिया। 1863 यानी कि उस समय सत्येंद्र नाथ टैगोर 21 साल के थे। 2 अटेम्प्ट उन्हें और मिल सकते थे क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम एज लिमिट हुआ करती थी आईसीएस बनने का वो 23 इयर्स की थी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने आईसीएस क्वालिफाई कर लिया। आईसीएस बनने के बाद फिर 1 साल तक उन्हें और रुकना पड़ा और प्रोबेशन पीरियड था, वो वहाँ रहे और 1864 में फिर वे भारत लौट कर आए। इसे संयोगी कह लीजिए कि उनके जो दोस्त थे जिन्होंने इनको प्रेरित किया था वो खुद दुर्भाग्य से आईसीएस नहीं बन पाए, लेकिन वो भी अपने आप में इंटेलिजेंट थे। बाद में उन्हें बार काउंसिल का मेंबर बनने का मौका मिला। दोस्तों जब वो भारत लौट करके आए तो उस समय भी कैडर अलॉट हुआ करते थे, तो उन्हें जो कैडर मिला था वो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगर उस समय के हिसाब से हम कहना चाहें या समझना चाहें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब था वेस्टर्न सिंध प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ यहाँ उनकी पोस्टिंग होनी थी। जगह जगह उनकी पोस्टिंग होती रही, अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम कमाया और अंत में जाकर महाराष्ट्र की एक जगह है सतारा, वहाँ के जज के रूप में ये रिटायर हुए। इनके साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी थी कि चूंकि ये वेस्ट बंगाल के थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बहुत ही एक तरह से प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर के चलने वाला समाज था। तो जहाँ जहाँ भी इनकी पोस्टिंग रही अलग अलग जगहों पर ब्रह्म समाज का काम लगातार ये करते रहे, यानी कि लोगों को प्रेरित भी करते रहे। हालांकि ये काम थोड़ा सा उस समय रिस्क से भरा हुआ था, क्योंकि देखिए अगर आप ब्रह्म समाज का काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अंग्रेजों के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की, वो लगातार काम करते रहे और अंत में फिर वो रिटायर हो गए। ईश्वर ने उनको लंबी उम्र दी, 81 ईयर्स तक वो रहे। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए उस समय जब आप आईसीएस बन जाते थे तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे आप भारतीयता से दूर होने लगते थे। वेस्टर्न पहनावा, उस तरह की लैंग्वेज हो जाती थी, उस तरह के लोगों के बीच उठना, बैठना, उनसे मिलना-जुलना होने लगता था। तो कहीं न कहीं जो दूसरे लोग हैं आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगते थे और जो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की सोच वाले थे, वो तो डेफ़िनेटली आपकी आलोचना भी करते थे। एक बार जब वो कलकत्ता गए तो उन्हें राजभवन की एक पार्टी में इनवाइट किया गया। वो अपनी पत्नी के साथ उस पार्टी में गए। आज आपको सुनकर थोड़ी-सी हँसी सी आएगी कि जब ये उस पार्टी में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी गए, तो उस पार्टी में केवल एक ही महिला थी और वे थी सत्येंद्र नाथ टैगोर की पत्नी। और मैं जो कह रहा हूँ कि एक ही महिला थी, तो मेरा मतलब भारतीय महिला से था। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपके सामने सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में बताई हैं। मुझे लगता है कि इतना सब सुनने के बाद इनकी जो छवि है आपके दिमाग में थोड़ी-सी कम से कम लंबे समय तक स्थायी रूप से बनी रह सकेगी। आप यूँ कह लीजिए कि आईसीएस के हमारे पितृ पुरुष हैं या प्रथम पुरुष हैं, तो आप सबकी ओर से मैं अब उन्हें नमन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।